तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है कुमार प्रकाश की क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, पार्ट है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो हमारा सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जरूर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, और जब आप इस क्लास को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉपर डायरी और पेन जरूर होना चाहिए, और अच्छे से कान में ईयरबड्स या लीड लगाकर इस क्लास को आप अटेंड करें ताकि कोई भी आपको डिस्टर्बेंस ना मिले। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि आप भारत में राष्ट्रवाद, ये क्या है, ये आपका प्रॉपर एक चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले आपको लिखना है भारत में राष्ट्रवाद। अब हम देखेंगे कि भारत क्या है और भारत में राष्ट्रवाद क्या है। हमें यहाँ पर मीनिंग समझना है, क्या समझना है, अर्थ समझना है कि भारत क्या है और भारत में राष्ट्रवाद क्या है। तो आई थिंक आप सभी को भारत के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि जितने भी हमारे में से ये विद्यार्थी या जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक मेरे अनुभव से, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो भारत से ही बिलोंग करते होंगे। तो सबको पता है कि भारत एक क्या है, बहुत बड़ा महान देश है। ठीक है, तो भारत के बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं जानेंगे, लेकिन हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में जरूर जानेंगे। आई थिंक राष्ट्रवाद के बारे में बहुत कम ही जानकारी होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो भारत तो एक देश है बेसिकली से, लेकिन हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, जिसे हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं। तो हमें जानना जरूरी है कि ये राष्ट्रवाद है क्या, इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, अगर आप इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रेम। क्या होगा? प्रेम। राष्ट्रवाद एक प्रेम है, राष्ट्रवाद एक भावना है। क्या है? भावना है। और साथ ही साथ राष्ट्रवाद एक निष्ठा भी है। क्या है? निष्ठा भी। राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं एक प्रेम है, राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं एक भावना है, और राष्ट्रवाद क्या है? कहीं ना कहीं एक निष्ठा है। कैसे है? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत देश की आज़ादी के समय, भारत देश के आज़ादी के समय यहाँ पर हिंदू भी है, यहाँ पर मुसलमान भी है, यहाँ पर सिख भी है, यहाँ पर ईसाई भी है। तो यहाँ पर हर कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं, बिलोंग करते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अब होता क्या है कि हर प्रकार के धर्म के लोग भारत की आज़ादी में क्या किए हैं? अपना अहम भूमिका निभाए हैं। यानी जितने भी यहाँ पर धर्म के लोग हैं, चाहे वो हिंदू का बात करें, चाहे वो मुसलमान का बात करें, सारे लोगों ने कहीं ना कहीं अपना क्या निभाया है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसमें किसी एक खास व्यक्ति के या खास धर्म का कोई ये नहीं है कि हमने ही, या ये कोई नहीं बोल सकता है कि मुस्लिम ही मिलकर इस देश को आज़ाद किए हैं, या हिंदू ही मिलकर इस देश को आज़ाद किए हैं, या धर्म या सिख मिलकर आज़ाद किए हैं, या ईसाई मिलकर आज़ाद किए हैं ना। यहाँ पर सारे धर्मों को लोगों ने मिलकर इस देश के आज़ादी में, इस देश की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जिससे देश को आज हमें क्या मिली है? आज़ादी मिली है। तो इसलिए राष्ट्रवाद एक प्रेम की भावना है, राष्ट्रवाद एक निष्ठा की भावना है, राष्ट्रवाद एक प्रेम की भावना है। तो आई थिंक अब मुझे लग रहा होगा कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद क्लियर है। एक और क्वेश्चन आता है, राष्ट्रवादी क्या है? राष्ट्रवाद तो आप लोग समझ गए होंगे, ये है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आ गया, जहां पर प्रेम निष्ठा, और प्रेम निष्ठा यानी भावना की क्या हो? बातें हो, लोगों के अंदर ये सारे गुण हो, तो वो राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवादी क्या है? राष्ट्रवादी क्या है? तो राष्ट्रवाद एक खास व्यक्ति में इसका भावना होता है। ये क्या है? खास व्यक्ति में भावना होता है इसका।
राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद क्या है? जो खास व्यक्ति में होता है। जैसे हमने आपको जस्ट अभी बताया कि राष्ट्र का मतलब आप समझ रहे हैं ना। सबसे पहले राष्ट्र का मतलब देश। क्या? देश, यानी अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा, भावना, वो राष्ट्रवाद हो जाएगा। और राष्ट्रवादी क्या है? राष्ट्रवादी कहने का मतलब कि जैसे अभी हम यहाँ पर 2-3 नाम लिखते हैं तब आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। एक और नाम हम लिखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। एक और हम नाम लिखना चाहेंगे भगत सिंह। भगत सिंह। ये जो तीनों नाम हमने लिखा है इस व्हाइट बोर्ड पर, कहीं ना कहीं ये तीनों महान व्यक्ति हैं और इन तीनों व्यक्तियों के अंदर राष्ट्रवादी की एक भावना है। यानी राष्ट्रवादी की क्या है? इनके अंदर भावना है। क्या है? राष्ट्रवादी की भावना है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी यानी धर्म का अगर जहां तक हम बात कर रहे थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म मिलकर भारत की लड़ाई मतलब आजादी की लड़ाई में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो वहीं पर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और भगत सिंह, इन्होंने इनके अंदर देश के प्रति समर्पण था, जान देने का, प्राण देने का, पूरा जी जान से इन्होंने देश के प्रति अपना जान दिया और देश को इन्होंने आजादी में क्या दिया? बहुत बड़ा अपना महत्वपूर्ण भूमिका दिया। तो राष्ट्रवादी एक खास व्यक्ति में होता है। यानी सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रवादी थे, महात्मा गांधी एक राष्ट्रवादी थे, भगत सिंह राष्ट्रवादी थे। लेकिन अगर बोला जाए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक राष्ट्रवाद के प्रति इनका प्रेम था, निष्ठा था, जो देश को आजादी दिलाने में क्या था? इनका महत्वपूर्ण भूमिका था, योगदान था। तो आई थिंक अब मुझे जहां तक लग रहा है सारे बच्चों का डाउट क्लियर होगा। ओके, तो सबसे पहले दोनों टॉपिक को हम अभी जस्ट आप लोगों को नोट करवाएंगे। आपको नोट करना है, लिखना है कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवादी क्या है। क्योंकि ऑलरेडी जो राष्ट्रवाद है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्जाम में ये 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा हुआ है कि राष्ट्रवाद क्या है, इसको परिभाषित करें। तो कहीं ना कहीं ये काफी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपको सबसे पहले लिखना है भारत में राष्ट्रवाद। आपको हेडिंग डालना है सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद, और इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है कि राष्ट्रवाद क्या है। आपको लिखना है सबसे पहले राष्ट्रवाद। पहले लिखिए आप भारत में राष्ट्रवाद और फिर आप नोट कीजिए राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, फिर इसको हम जस्ट लिखवाना स्टार्ट करते हैं। लिखिए राष्ट्रवाद क्या है। जी हाँ, तो लिखना आप लोग स्टार्ट कीजिए कि राष्ट्रवाद का अर्थ है, राष्ट्रवाद का अर्थ है, राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम, कौमा निष्ठा और एकता की भावना, कौमा निष्ठा, निष्ठा लिखने आएगा ना, कौमा निष्ठा और एकता की भावना, और एकता की भावना, और एकता की भावना। राष्ट्रवाद का अर्थ है देश के प्रति प्रेम, कौमा निष्ठा और एकता की भावना। उदाहरण इसी में लिखना है, आपको लाइन नहीं छोड़ना है। उदाहरण जस्ट इसी में लिखना है हाइफन देकर। उदाहरण भारत की आजादी की लड़ाई, भारत की आजादी की लड़ाई, भारत की आजादी की लड़ाई राष्ट्रवाद की भावना का ही परिणाम था। भारत की आजादी की लड़ाई राष्ट्रवाद की भावना का ही परिणाम था। भारत की आजादी की लड़ाई राष्ट्रवाद की भावना का
ही परिमाण था, जहां सभी धर्म और जाति भूलकर, जहां सभी लोग धर्म और जाति को भूलकर, जहां सभी लोग धर्म और जाति को भूलकर देश के लिए एकजुट हुए, देश के लिए एकजुट हुए, देश के लिए एकजुट हुए, देश के लिए एकजुट हुए। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। फिर से मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में कि राष्ट्रवाद क्या है। एक बार फुल इसका मैं रिवीजन करा देता हूं आपको कि राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता की भावना। क्या? एकता की भावना, यानी राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता की भावना। उदाहरण, भारत की आजादी, फिर से आप लोग देख लीजिएगा, लाइन तो गड़बड़ नहीं हुआ है ना। भारत की आजादी की लड़ाई राष्ट्रवाद की भावना का ही परिमाण है या था, जहां सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग अपनी जाति को भूलकर, जहां सभी धर्म के लोग अपनी जाति को भूलकर देश के लिए क्या हुए थे? एकजुट हुए थे। क्या हुए थे? एकजुट हुए थे। तो ये है राष्ट्रवाद। ये क्या है? राष्ट्रवाद। अब आपको देखना है राष्ट्रवादी क्या है। क्या? राष्ट्रवादी। तो सबसे पहले आप अब लिखिए दूसरा पॉइंट, राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी, आपको दूसरा पॉइंट लिखना है राष्ट्रवादी क्या है। राष्ट्रवादी क्या है? राष्ट्रवादी क्या है? तो पहला आप लिख लीजिए राष्ट्रवादी क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना क्या है इसमें? राष्ट्रवादी का डिफिनीशन। हम लोग राष्ट्रवादी का डिफिनीशन अभी देख रहे थे, राष्ट्रवाद देख लिए हैं, राष्ट्रवादी को डिफिनीशन को नोट करना है। तो लिखिए राष्ट्रवादी के बारे में लिखना है कि राष्ट्रवादी वह व्यक्ति होता है, राष्ट्रवादी वह व्यक्ति होता है जो राष्ट्रवाद की विचारधारा में विश्वास रखता है। राष्ट्रवादी वह व्यक्ति होता है, राष्ट्रवादी वह व्यक्ति होता है जो राष्ट्रवाद की विचारधारा में विश्वास रखता है, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा में विश्वास रखता है। यानी कहने का मतलब है राष्ट्रवादी वह व्यक्ति होगा जो राष्ट्रवाद की भावना में क्या रखेगा? विश्वास रखेगा। एक होता है धर्म को जानने वाला और एक होता है धर्म को मानने वाला। तो जो धर्म को मानेगा वही धर्म को जानेगा भी। ओके, तो कहीं ना कहीं डिफिनीशन इसका क्लियर हुआ कि राष्ट्रवाद वह व्यक्ति होता है जो राष्ट्रवाद की भावना में क्या रखता है? विश्वास रखता है। उदाहरण में हो सकता है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजादी ने देश की लड़ाई में इन्होंने क्या निभाया था? एक राष्ट्रवादी थे और कहीं ना कहीं इन्होंने देश के प्रति समर्पित थे। क्या थे? समर्पित थे। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे भारत में राष्ट्रवाद, यानी इस चैप्टर में जो जो टॉपिक हम लोगों को अभी जस्ट कवर करना है उसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। भारत में राष्ट्रवाद में जो जो टॉपिक को कवर करना है उस टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक आएगा यहाँ पर, वो आपका टॉपिक क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। आपको देखना है ध्यान से। पहला टॉपिक क्या है आपको? प्रथम विश्व युद्ध। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग ये 12 पॉइंट को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 12 पॉइंट को आप लोग क्या करें? सबसे पहले नोट डाउन कर लें। पूरे 12 पॉइंट को आपको क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है यहाँ पर, या इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अभी जस्ट नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इसको। पूरा 12 टॉपिक को आपको नोट डाउन करना है। ओके, तो 12 टॉपिक में सबसे जो पहला टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज पूरा इसी के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत में सत्याग्रह आंदोलन, कौन कौन से भारत में सत्याग्रह आंदोलन हुए थे, इसको हम लोग जानेंगे। और सत्याग्रह आंदोलन में हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। कौन कौन से वो 3 टॉपिक हैं? सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह।
यानी चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन बहुत लोगों को पता भी होगा, सुने भी होंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे खेरा सत्याग्रह के बारे में। कौन सा सत्याग्रह? खेरा सत्याग्रह। और तीसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन। अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे किसमें? भारत में सत्याग्रह आंदोलन में। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा रॉलेट एक्ट। सबसे महत्वपूर्ण योगदान है रॉलेट एक्ट का, तो इसके बारे में हम लोग और अच्छे से विस्तार से जानेंगे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड, कहीं ना कहीं इसको आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा, कहानी के तौर पे सुना होगा, इसको और अच्छे से हम सभी जानेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड। फिर इसी में आपको पढ़ना है खिलाफत आंदोलन के बारे में। कौन से आंदोलन के बारे में बच्चों? खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन क्या है? और जस्ट इसी में हम लोग को पढ़ना है कि असहयोग आंदोलन क्या है। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन क्या है। और इसी में हम लोगों को पढ़ना है कि असहयोग आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, यानी इसी चैप्टर में हम लोग को देखना है कि असहयोग आंदोलन के भीतर कौन कौन सी अलग अलग धाराएं थीं। और इसी में हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हम लोग इसको कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे दांडी यात्रा, या इसी को कहा जाता है नमक यात्रा, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। फिर सामूहिक तरह से हम जानेंगे पूरे पर इस चैप्टर को, और कहीं ना कहीं लास्ट में हम लोग देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। यानी आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रथम विश्व युद्ध से, और लास्ट में हम लोग कैप्चर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को। यानी सबसे पहले हमें आज स्टार्ट करेंगे किससे? प्रथम विश्व युद्ध से, और कहीं ना कहीं हम लोग लास्ट टॉपिक अपना कवर कर रहे होंगे किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को। किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रथम विश्व युद्ध है। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आप सभी बच्चे लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि इन सारे 12 टॉपिक को आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो 12 टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर लीजिए इसे फटाफट। और नोट करने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रथम विश्व युद्ध कि प्रथम विश्व युद्ध है क्या। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? प्रथम विश्व युद्ध। यानी प्रथम विश्व युद्ध और भारत पर राष्ट्रवाद का प्रभाव। यानी आज के वीडियो में हम लोग इसी को कवर करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्या है और भारत पर राष्ट्रवाद का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को दे दीजिए, इस हेडिंग को आप लोग नोट डाउन कीजिए फटाफट कि प्रथम विश्व युद्ध और भारत पर राष्ट्रवाद का प्रभाव। यानी आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था और प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ भारत पर राष्ट्रवाद का क्या क्या प्रभाव पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़ा भारत पर राष्ट्रवाद का। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध क्या है और भारत पर राष्ट्रवाद का क्या क्या प्रभाव था। सबसे पहले आपको नोट करना है। सबसे पहले आप इस हेडिंग को लिखिए फटाफट। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है
कि जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, उस पर भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उसके ऊपर भारत पर भारत के राष्ट्रवाद के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। यानी प्रथम विश्व युद्ध जब होता है तो भारत के ऊपर, भारत के राष्ट्रवाद के ऊपर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं। ओके, क्लियर है ना। तो सबसे पहले नोट कर लेना है आपको प्रथम विश्व युद्ध और भारत पर राष्ट्रवाद का प्रभाव। तो आई थिंक एक चीज़ तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवादी क्या है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर यह है कि प्रथम विश्व युद्ध है क्या, प्रथम विश्व युद्ध है क्या, और प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, यानी भारत के राष्ट्रवाद पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, इस चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दो चीजें हैं, ध्यान से समझना है फिगर से। एक है केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय शक्ति को कहा जाता है धुरी राष्ट्र, इसे धुरी राष्ट्र कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में धुरी राष्ट्र है, लेकिन इसे केंद्रीय शक्ति भी कहा जाता है। दोनों को देख लेना है अच्छे से, ठीक है। और एक है आपका दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र। क्या है दूसरी तरफ? मित्र राष्ट्र। इसके बारे में देखना है अच्छे से, डायग्राम से आपको समझना है कि केंद्रीय शक्ति और धुरी राष्ट्र, यानी इसको धुरी राष्ट्र भी कहते हैं, और दूसरी तरफ क्या है, मित्र राष्ट्र है। क्या है? मित्र राष्ट्र। अब देखिए केंद्रीय शक्ति में कौन कौन से देश आते हैं। एक आपका आता है ऑस्ट्रिया, एक क्या आता है, ऑस्ट्रिया। सभी बच्चों से मैं यहां पर क्वेश्चन करना चाहूंगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पर एक टॉपिक आया होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी, किस चीज की राजधानी? ऑस्ट्रिया एक देश है, एक होता है ऑस्ट्रिया, एक होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया की भी राजधानी आपको बताना है और ऑस्ट्रेलिया की भी राजधानी आपको बताना है, दोनों चीज़ों को आपको बताना है। तो जरूर कमेंट में कीजिएगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होता है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है, दोनों का बताना है। फिर इसमें आता है तुर्की, जर्मन। इसी में आता है आपका क्या क्या, तुर्की भी आता है, इसी में आपका है क्या क्या, जर्मन भी आता है। यानी कहीं ना कहीं कहने का मतलब इसमें तुर्की देश भी शामिल है और कहीं ना कहीं कौन है, जर्मन देश भी शामिल है, और इसमें कहीं ना कहीं हंगरी भी शामिल है। कौन शामिल है जी? हंगरी। हाँ, आपको क्या करना है, हंगरी की भी राजधानी बतानी है, हंगरी की राजधानी बतानी है, ऑस्ट्रिया की बतानी है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बतानी है। अब इस टॉपिक को समझिएगा सब। ये था क्या, केंद्रीय शक्ति जिसे धुरी राष्ट्र कहते हैं। इसमें आते हैं चार देश, ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी, जर्मन। ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी, जर्मन। और एक होता है मित्र शक्ति। क्या होता है? मित्र शक्ति। इसमें भी आते हैं आपके कौन, कितने देश, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें आते हैं आपका ब्रिटेन। इसमें कौन कौन सा देश आता है? इसमें आपका ब्रिटेन आता है, ठीक है। ब्रिटेन के साथ आपका अमेरिका भी आता है और फ्रांस भी आता है। यहाँ पर आपका फ्रांस है, क्या है, फ्रांस, और यहाँ आपका अमेरिका भी इसमें आता है। कौन सा देश बच्चों? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। और कहीं ना कहीं इसी देश में रूस भी आता है। कौन? रूस। कौन? रूस। आपको एक और चीज यहाँ पर बताना है, मेरा क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल, एरिया सबसे ज्यादा है। ऐसा देश का आपको नाम बताना है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा क्या है, बड़ा है। तो अभी जस्ट हमने दो चीजों को यहाँ पर नोट डाउन किया। क्या? एक केंद्रीय शक्ति है जिसे धुरी राष्ट्र कहते हैं, एक है मित्र राष्ट्र। इसका क्या रिलेटेड है प्रथम विश्व युद्ध से? तो कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध, पहले समझना है विश्व युद्ध होता क्या है। जो पूरे विश्व में युद्ध जब एक साथ होता है ना, वो विश्व युद्ध है। अब आपका क्वेश्चन ये हो गया कि सर जितने भी देश हैं, क्या सभी देशों में विश्व युद्ध होता है? ना, अधिकतर देशों में जब विश्व युद्ध होता है ना, तो उसी को कह दिया जाता है विश्व युद्ध। यानी अधिकतर जितने भी देश हैं, जब वहां पर युद्ध होता है तो सारे देशों को मिलाकर कहा जाता है विश्व युद्ध। जैसा आप सभी को पता होगा, एक सिकंदर था। क्या था? सिकंदर। सिकंदर को कहा जाता है विश्व विजेता। क्या कहा जाता है? विश्व विजेता। एक्चुअल में वो विश्व विजेता था ही नहीं, उसने कुछ हद तक देशों को क्या किया था, विजय किया था, जीता था। उसने कुछ हद तक
कुछ देशों को जीता था, इसीलिए उसको पूरा विश्व विजेता कहा दिया गया। क्या कह दिया गया? विश्व विजेता, क्योंकि वो अधिकतर देशों को उसने क्या किया था? जीता था, इसीलिए उसको विश्व विजेता कहा गया। यहाँ पर होता क्या है आपको ध्यान से समझना है। हाँ, यहाँ पर एक और टॉपिक आपका छोड़िए, यहाँ जापान भी है, ठीक है। अब आपको देखना है, जब देश में लड़ाई होता है पूरे विश्व में, तो उसमें जर्मन एक तरफ होता है, जर्मन, ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी, जिसको कहा जाता है केंद्रीय शक्ति और जिसे ध्रुवीय राष्ट्र कहा जाता है। और दूसरे तरफ लड़ रहे होते हैं मित्र राष्ट्र, इनका नाम है मित्र राष्ट्र। इसमें कितने देश हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रूस। ऐसे आप उस डायग्राम बना लेना है ताकि आपको समझ में आएगा। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है ना, तो प्रथम विश्व युद्ध में ये सारे देश आपस में क्या होते हैं? लड़ते हैं। क्या होते हैं? आपस में लड़ते हैं। जहां केंद्रीय शक्ति और ध्रुवीय राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, जर्मन, तुर्की, हंगरी, ये सारे मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। किसके उपलक्ष्य में? किसके मतलब एंटी पार्टी में? तो यहां पर मित्र राष्ट्र में। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश लड़ रहे थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और रूस। और आज भी सबसे ज्यादा योगदान है अमेरिका का। ये जो अमेरिका है, ये सबसे ज्यादा सप्लाई क्या करता है? कहीं ना कहीं ये गन को, हथियार को सबसे ज्यादा सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है? हथियार सबसे ज्यादा ये सप्लाई करता है हर एक देश को आज। ओके, तो कहीं ना कहीं जब विश्व युद्ध लड़ा गया, तो विश्व युद्ध जो लड़ा गया, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन से दो गुटों, आता है क्वेश्चन, दो गुटों। दो गुट का मतलब समझते हैं? गुट मतलब गुटका नहीं, बिमला, पान, सुपारी। गुटका यानी गुटका नहीं, गुट। गुट का मतलब देखो आप समझो, एक होता है यादव परिवार और एक मान लेते हैं हम क्या? पंडित जी। यानी ये दो गुट में आप लड़ाई सुने होंगे, आप लोग न्यूज़पेपर में सुने होंगे कि यादव और पंडित के बीच दो गुटों, यानी दो गुटों यादव और पंडित के बीच घमासान, बहुत खतरनाक लड़ाई लड़ा गया, जिसमें बहुत सारे लोग क्या हुए? मारे गए। कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग अभी मरने के कगार पर हैं। ये आपने न्यूज में सुना होगा। न्यूज है नहीं, काल्पनिक रूप से हम बता रहे हैं आपको। तो कहीं ना कहीं गुट का मतलब ये होता है क्या? कि दो गुट। तो वैसे ही जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो दो गुट प्रथम विश्व युद्ध में थे। एक तरफ केंद्रीय शक्ति ध्रुवीय राष्ट्र, ये एक गुट था, और दूसरा जो गुट था वो था मित्र राष्ट्र। और दोनों गुट में अलग अलग देश शामिल थे। एक गुट में आपका ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी, जर्मन शामिल थे, तो एक गुट में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और रूस शामिल थे। इस डायग्राम को आपको बना लेना है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे या कौन से दो गुट शामिल थे, तो जब दो गुट पूछे तो केंद्रीय शक्ति या ध्रुवीय राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट कौन कौन से शामिल थे? तो केंद्रीय शक्ति और ध्रुवीय राष्ट्र, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? मित्र राष्ट्र। और इसमें पूछे कि कितने देश शामिल थे, तो आपको देशों के बारे में जानना जरूरी है। ओके, आई थिंक यहां तक जरूर क्लियर हुआ होगा कुछ ना कुछ पॉइंट। ठीक है, जस्ट हम लोग आगे देखने वाले हैं। पहले इस डायग्राम को आपको नोट कर लेना है फटाफट। जो डायग्राम हम लिखे हैं इसको नोट कर लेना है तेजी में। दोनों डायग्राम को आपको नोट कर लेना है ऐसे बनाकर गोल, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। फटाफट नोट करना है आप लोगों को। ओके, क्लियर है? ठीक है, इसे इरेज करते हैं। हाँ, इरेज करने से पहले एक टॉपिक समझना है। जब हम लोग प्रथम विश्व युद्ध देख ही रहे हैं और प्रथम विश्व युद्ध पर भारत के राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसमें तो कहीं भारत हमें दिखा ही नहीं। क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है ना दिमाग में कि सर आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध पर के कारण भारत के राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, और यहाँ कुछ हम भारत देख ही नहीं रहे हैं। क्या भारत प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था? जी। अब आपको यहाँ पर समझना है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो इसमें भारत शामिल नहीं था प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये जो ब्रिटेन है इसका साथ दे रहा था। कौन साथ दे रहा था? भारत। यानी कहीं ना कहीं भारत जो है ब्रिटेन का साथ दे रहा था।
क्या कर रहा था? ब्रिटेन का साथ दे रहा था। कौन? भारत। यानी ब्रिटेन की तरफ से भारत जो है भाग लिया था किसमें? युद्ध में। किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में। और इसमें सपोर्ट कर रहा था कौन? भारत। अब आपको ये नहीं समझना है कि इसमें भारत भाग लिया है मतलब भारत डायरेक्टली युद्ध लड़ रहा है, नहीं, इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। किसका कर रहा है? ब्रिटेन का। और इसमें कहीं ना कहीं जबरन जबरदस्ती भर्तियां करवाई थी, मतलब इसमें नहीं, स्पेशल ब्रिटेन का बात नहीं करेंगे, बल्कि जबरदस्ती इसमें क्या कहा गया था, किया गया था, जबरदस्ती इसमें भर्तियां करवाई गई थी। क्या करवाई गई थी? जबरदस्ती भर्तियां करवाई गई थी लोगों की। यानी जब भारत ब्रिटेन का क्या दे रहा था? प्रथम विश्व युद्ध में साथ दे रहा था, तो उस समय जबरदस्ती यानी जबरन इसमें क्या किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में भारत की तरफ से भर्तियां करवाई गई थी प्रथम विश्व युद्ध में। और ये भर्तियां अधिकतर तौर पर मतलब अनुमानित हम बता रहे हैं, क्योंकि एक्यूरेट ये जरूर ये कहीं लिखा नहीं है कि यूपी के लोग, बिहार के लोग और हरियाणा के लोग, ये कहीं ना कहीं लोगों ने क्या किया था? इस युद्ध में इनको जबरदस्ती भर्तियां करवाया गया था, क्योंकि यूपी बिहार के लोग की जो स्थिति होती है काफ़ी मतलब बोल सकते हैं कि लो फैमिली से आते हैं, बहुत गरीबी कैटेगरी में आते हैं अधिकतर लोग यहाँ के, तो कहीं ना कहीं लेकिन इनका जो सेहत होता है काफ़ी हष्ट पुष्ट होते हैं, कुछ भी खाकर ये अपना शरीर एकदम हष्ट पुष्ट बनाए होते हैं ताज़ा, जैसे कि हम आपको दिख रहे हैं सामने। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को क्या किया गया था? जबरन यानी जबरदस्ती इनको भर्तियां करवाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। और क्वेश्चन पूछे कि ब्रिटेन में यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत किस देश के साथ था? भारत किस देश के साथ था? तो भारत ब्रिटेन के साथ था। किसके साथ था? ब्रिटेन के साथ। तो आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा कि भारत प्रथम विश्व युद्ध में था नहीं, लेकिन एक होता है ना कि लड़ाई आप लड़ रहे हैं लेकिन लड़ाई कोई और लड़ रहा है, बल्कि आप पीछे से कुछ सपोर्ट कर रहे हैं उसको। जैसे आप सुने होंगे कि कहीं आपके दोस्त के साथ लड़ाई हो गया और उस लड़ाई में आपने किसी को मार दिया, जान से, गन से मार दिया, बंदूक से मार दिया, तो चूंकि वो बंदूक उसके पास था नहीं, आपने पीछे से जाकर आपके पास था और आपने उसे सपोर्ट किया कि ये लो बंदूक और तुम उसे क्या करो? मार दो। तो ये होता है साथ देना। तो वही कहीं ना कहीं इसने साथ दिया था। कौन? भारत ने साथ दिया था ब्रिटेन का। ठीक, आई थिंक ये टॉपिक क्लियर होगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग को एक टॉपिक समझना है क्या, कि प्रथम विश्व युद्ध का काल क्या था, यानी ये हुआ कब से कब तक था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था ये 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। कब तक? 1914 से और 1918 तक। सबसे पहले आपको नोट कर लेना है। अब आप हेडिंग दीजिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। और इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहला आपको पॉइंट लिखना है। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध का जो काल था ये 1914 से 1918 था। क्या था? 1914 से 1918। यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर और 1918 तक चला था। लगभग 4 सालों तक ये क्या चला था? प्रथम विश्व युद्ध। और कौन कौन से देशों के बीच? कौन कौन से गुटों के बीच? 2 गुटों के बीच। केंद्रीय शक्ति जिसे धुरी राष्ट्र भी कहते हैं, दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र होता है। केंद्रीय शक्ति धुरी राष्ट्र में जो देश थे उनका नाम, और मित्र राष्ट्र में जो देश थे उनका नाम। एकदम आपको याद करना एकदम आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ये 4 सालों तक चला था। इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? जैसे अभी जस्ट हमने आपको बताया क्या, कि ब्रिटेन का जो सहायता दे रहा था, साथ दे रहा था, कौन दे रहा था? भारत दे रहा था। और कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध में जबरदस्ती भर्तियां करवाई गई थी। ओके, तो सबसे पहले इस टॉपिक को आपको लिख लेना है। इसके अंदर लिखिए टॉपिक 1 नंबर इसमें आपको लिखना है। लिखिए कि ब्रिटेन की तरफ से भारत ने भाग लिया। ब्रिटेन की तरफ से भारत ने भाग लिया। ब्रिटेन की तरफ से भारत ने भाग लिया। ब्रिटेन की तरफ से भारत ने भाग लिया तथा इसमें जबरदस्ती भर्तियां कराई गई तथा इसमें
जबरदस्ती भर्तियां कराई गईं तथा इसमें जबरदस्ती भर्तियां कराई गईं तथा इसमें जबरदस्ती भर्तियां कराई गईं। ओके, क्लियर है? यानी फिर से रिपीट हम करें कि ब्रिटेन की तरफ से भारत ने भाग लिया, ब्रिटेन की तरफ से भारत ने भाग लिया तथा इसमें ज़बरदस्ती भर्तियां क्या कर गई, कराई गई। और कहाँ से कराई गई थी? तो आपको जस्ट अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि यूपी, बिहार, हरियाणा और कुछ हो सकता है ऑलमोस्ट और भी स्टेट से कराया गया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोगों से हर तरफ यहाँ के लोगों का शोषण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ के लोगों से करवाया गया था। ओके, भर्तियां क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इसके क्या क्या प्रभाव थे, क्या क्या प्रभाव थे प्रथम विश्व युद्ध। मान लीजिए कोई भी युद्ध होगा तो जरूर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा ना जी। युद्ध हमेशा हानि लेकर आता है, युद्ध हमेशा क्या करता है, हानि लेकर आता है। और इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि युद्ध में हमेशा एक तरफा जीत, तो हमेशा एक तरफा होती है, या सामने वाला जीतेगा या उसके एंटी पार्टी जीतेगा, यानी हम जीतेंगे नहीं तो आप जीतेंगे अगर युद्ध होगा तो। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि युद्ध हमेशा दोनों ही जीतते हैं, लेकिन युद्ध में दोनों का जरूर नुकसान होता है। युद्ध दोनों नहीं जीतते हैं लेकिन दोनों का नुकसान अवश्य होता है, और वो नुकसान बहुत भारी मात्रा में होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो इसमें कितने हानि हुआ था, इसका क्या क्या प्रभाव था, उसके बारे में जस्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी जानेंगे। तो आपको लिखना है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। अब आपको क्या लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। क्या लिखना है आपको, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। सबसे पहले सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप इस पॉइंट को जरूर नोट करें, हेडिंग को नोट कर लें, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। हम लोग अभी प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या क्या इम्पैक्ट रहा, इसका क्या क्या इसके प्रॉब्लम कठिनाई थे, मतलब लोगों को सामना करना पड़ा प्रॉब्लम के बारे में, और इसका क्या क्या प्रभाव था, क्या क्या चीज़ों को लोगों को झेलना पड़ा, देखना पड़ा। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए हेडिंग, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। आज गला बहुत सूख रहा है जी। तो हाँ, सबसे पहले इसमें आप देखिए कीमतों में वृद्धि हुआ था, पहला टॉपिक जो है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, कीमतों में वृद्धि। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो कीमत में काफ़ी वृद्धि देखने को मिला था। क्या मिला था, कीमत में काफ़ी, कीमत में वृद्धि देखने को मिला था। क्योंकि आप लोग भी कभी देख रहे होंगे, नॉर्मली हम बता रहे हैं सामाजिक भाषा, जो ज़मीनी भाषा हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हो, ये कभी कभी टमाटर काफ़ी महंगा हो जाता है या प्याज बहुत महंगा हो जाता है। अब आप बोलिए कि सर प्याज जब होली का सीज़न आता है तब प्याज महंगा हो जाता है या और सीज़न में? नहीं, जब गर्मी का टाइम आता है ना तो आप देखोगे कि प्याज का जो रेट है, कीमत में है, वृद्धि हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय प्याज जो है सड़ रहा होता है। कब? गर्मी के टाइम में। या प्याज वाले क्षेत्र में अगर ज़्यादा बारिश हो गया, जहाँ पर अधिकतर मात्रा में प्याज उत्पन्न किया जाता है, अगर उस क्षेत्र में बारिश हो जाए तब भी प्याज के रेट में क्या होगा, वृद्धि होगा। और ना कि प्याज बल्कि जो भी वो फसल जो नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ जाए उसके सीजन में, यानी जब वो हो रहा है उसी समय बहुत सारा नुकसान हो जाए तो उसके कीमत में क्या होगा, वृद्धि, क्योंकि ऑलरेडी उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो बहुत सारे कारखानों को, बहुत सारे फसलों को, हर वो चीज़ को क्या करना पड़ा था, नुकसान झेलना पड़ा था, जिसके कारण कीमत में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। क्या हुआ, वृद्धि हुआ। और दूसरा पॉइंट है आपका आर्थिक प्रभाव। दूसरा का इसका प्रभाव क्या देखने को मिला, आर्थिक प्रभाव। नोट करते चलना है आपको, आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक प्रभाव में क्या क्या देखने को इनको मिला, तो आर्थिक प्रभाव में विनाश, कर्ज, विनाश, कर्ज, और इसके साथ कहीं ना कहीं बदलता शक्ति संतुलन, बदलता शक्ति संतुलन।
हम अभी देखने वाले हैं इन टॉपिक के बारे में जस्ट कि आर्थिक प्रभाव में क्या क्या देखना पड़ा, विनाश के बारे में, कर्ज के बारे में, बदलता शक्ति संतुलन। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे विनाश के बारे में, फिर देखेंगे कर्ज के बारे में, और फिर देखेंगे कि बदलता शक्ति संतुलन कैसे हुआ आर्थिक प्रभाव में। यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव था उसमें आर्थिक प्रभाव में विनाश कैसे हुआ, कर्ज कैसे हुआ, यानी कर्ज कैसे लदा, बदलता शक्ति संतुलन कैसे हुआ, इन सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आपको सबसे पहले समझना है क्या कि इस युद्ध ने, ठीक है, इस युद्ध ने आर्थिक शक्ति संतुलन को बदल दिया। कौन से युद्ध ने, कौन से युद्ध ने, प्रथम विश्व युद्ध ने। इस युद्ध ने आर्थिक शक्ति संतुलन को क्या कर दिया, बदल दिया। और युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति थी। यानी कहने का मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध था इसने पूरे देशों का नक्शा ही बदल दिया। कौन, प्रथम विश्व युद्ध ने। कौन, प्रथम विश्व युद्ध ने। और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बोला जाए तो इसके पहले, यानी कहने का मतलब कि इस युद्ध ने, प्रथम विश्व युद्ध ने आर्थिक शक्ति संतुलन को क्या कर दिया, बदल दिया। और युद्ध से पहले जो ब्रिटेन था, अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन के बारे में, जिसमें भारत ने क्या किया था, सपोर्ट कर रहा था, भारत भाग लिया था ब्रिटेन की तरफ से। तो जो ब्रिटेन था उसका आर्थिक शक्ति बहुत बड़ा था युद्ध से पहले। कब, युद्ध से पहले। और होता क्या है कि युद्ध के बाद ये विनाश, अभी हम लोग जस्ट देखेंगे, युद्ध के बाद कर्ज लगता है किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। कहीं ना कहीं युद्ध के बाद जर्मनी के ऊपर, ठीक है, सबसे बड़ा क्या होता है, कर्ज लदा होता है, भारी कर्ज लदा होता है, हर्जाना भरना पड़ता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गई, नष्ट हो गई। क्या हो गई, नष्ट हो गई। यहाँ पर जस्ट हमने देखा था कि युद्ध से पहले जो ब्रिटेन था ये आर्थिक शक्ति में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन युद्ध के बाद जो जर्मनी का स्थिति हो गया, काफ़ी हर्जाना इसको भरना पड़ा। क्या करना पड़ा, हर्जाना भरना पड़ा। और जरूर हर्जाना भरेगा तो कहीं ना कहीं से तो कर्जा लेकर भरेगा। मान लीजिए इसका आमदनी है 5 रुपया और इस पर लाद दिया जाए 10 रुपया, तो ये कहीं ना कहीं से लोन लेगा ना, तो इसी के कारण इस पर क्या हो गया, कर्ज लद गया। और कहीं ना कहीं जर्मनी का जो अर्थव्यवस्था है क्या हो गया, नष्ट हो गया। फिर से हम बताना चाहेंगे आपको, प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध, ये पूरे आर्थिक संतुलन को क्या कर दिया, बदल दिया। और इस युद्ध से पहले ब्रिटेन जो क्या था, आर्थिक शक्ति में बहुत शक्तिशाली था। और युद्ध के बाद जो जर्मनी है काफ़ी इसको हर्जाना भरना पड़ा, इस पर कर्ज लद गया, जिसके वजह से ये जो जर्मनी आपको दिखाई दे रहा है, जर्मनी जो देश है, ये कहीं ना कहीं इसका अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गया, नष्ट हो गया। क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो ये आपने देखा कि आर्थिक प्रभाव में विनाश कैसे हो रहा था और कहीं ना कहीं कर्ज कैसे लद रहा था। फिर बदलता शक्ति संतुलन कैसे हुआ, कौन सा, बदलता शक्ति संतुलन। तो इस युद्ध ने आर्थिक शक्ति संतुलन को क्या कर दिया, बदल दिया। इस युद्ध ने आर्थिक शक्ति संतुलन को क्या कर दिया, बदल दिया। यानी आप आर्थिक शक्ति संतुलन का मतलब क्या है, कोई देश पहले से काफी ज्यादा शक्ति है और आर्थिक रूप से भी है, यानी आर्थिक इकोनॉमिक्स, बहुत सारा उसके पास पैसा है, ठीक है, लेकिन जब युद्ध होता है ना तो सब नष्ट हो जाता है। क्या होता है, नष्ट हो जाता है। परिमाण है कि वो शक्तिशाली कैसे बना, वो आर्थिक रूप से, उसके पास पैसा कैसे आ रहा है, तो सोर्स ऑफ इनकम जो वहाँ पर किसान है, खेती करते हैं, उससे आ रहा है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कंपनी है, उससे आ रहा है। लेकिन जब युद्ध होता है तो जो दूसरे देश के लोग हैं, उनके दुश्मन हैं, वो पूरा हमला करते हैं उस देश पर, जिससे काफ़ी सारे लोग मरते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये कहीं ना कहीं इसका क्या था, आर्थिक प्रभाव था। आ रहा है समझ में बात। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक क्लियर अवश्य हुआ होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में आर्थिक प्रभाव क्या था। तो सबसे पहले आपको ये वाला लाइन लिखना है आर्थिक प्रभाव में, और 1 नंबर पॉइंट लिखना है इसमें, यानी आर्थिक प्रभाव में 1 नंबर पॉइंट आपको नोट करना है। नोट करिए फटाफट, 1 नंबर पॉइंट, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए, इस युद्ध ने आर्थिक शक्ति संतुलन को बदल दिया। आर्थिक प्रभाव में लिखना है, इस युद्ध ने आर्थिक शक्ति संतुलन को बदल दिया। इस युद्ध ने आर्थिक शक्ति संतुलन को बदल दिया। इस युद्ध ने आर्थिक शक्ति संतुलन को बदल दिया।
इस युद्ध से पहले, इसी में लिखना है, इस युद्ध से पहले, इस युद्ध से पहले, इस युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया का, इस युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति था। इस युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति था। इस युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति था। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, लाइन को ध्यान से मिला लीजिएगा कि इस युद्ध ने आर्थिक संकट, आर्थिक शक्ति संतुलन को बदल दिया और युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्ति था। ओके, क्लियर है यहां तक? दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में, इसमें दूसरा पॉइंट लिखना है, युद्ध के बाद जर्मनी, युद्ध के बाद जर्मनी पर भारी युद्ध हर्जाना लगाया गया। युद्ध के बाद जर्मनी पर भारी युद्ध हर्जाना लगाया गया। युद्ध के बाद जर्मनी पर भारी युद्ध हर्जाना लगाया गया। युद्ध के बाद जर्मनी पर भारी युद्ध हर्जाना लगाया गया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। जिससे उसकी अर्थव्यवस्था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ओके, क्लियर है यहां तक? अब हम लोग आगे देखते हैं। यानी जस्ट हमने अभी देखा कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या क्या प्रभाव था। पहला प्रभाव था कीमतों में वृद्धि, दूसरा प्रभाव था आर्थिक प्रभाव जिसमें विनाश। विनाश में क्या क्या हुआ, तो अभी जस्ट हमने देखा कि ये जो था पूरे तरह से शक्ति संतुलन को बदल दिया और कहीं ना कहीं इसमें युद्ध से पहले जो ब्रिटेन था, युद्ध से पहले जो ब्रिटेन था उसका जो शक्ति था, आर्थिक शक्ति था, काफ़ी क्या था, बड़ा था। और दूसरा जस्ट हमने इसी में देखा था क्या कि कहीं ना कहीं जो जर्मनी था, युद्ध के बाद जर्मनी पर युद्ध हर्जाना काफ़ी लगाया गया, जिससे उसका पूरा तरह से अर्थव्यवस्था क्या हो गया, तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। तीसरा है इसमें सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव, तो तीसरा टॉपिक आपको लिखना है क्या, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। और सामाजिक प्रभाव में क्या क्या चीजें होती हैं तो वो भी आपको देखना है। जनहानि, इसमें होता है जनहानि। उसके बाद इसमें है महिलाओं की बदलती भूमिका, महिलाओं की बदलती भूमिका। महिलाओं की बदलती भूमिका और कहीं ना कहीं इसके साथ है और सामाजिक असंतोष, और सामाजिक असंतोष। सामाजिक असंतोष। ओके, लास्ट यानी तीसरा पॉइंट है, लास्ट नहीं तीसरा है सामाजिक प्रभाव। यानी समाज में क्या क्या प्रभाव पड़े प्रथम विश्व युद्ध के, जिसमें जनहानि हुआ, महिलाओं की बदलती भूमिका थी और कहीं ना कहीं इसमें सामाजिक असंतोष था। तो आपको तीसरा टॉपिक लिखना है ये वाला, फटाफट इसको नोट करिए। तीसरे टॉपिक को आपको नोट करना है, पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तीसरा टॉपिक आपको नोट करना है सामाजिक प्रभाव में जनहानि, महिलाओं की बदलती भूमिका और सामाजिक असंतोष। ओके, अब देखिए होता क्या है इसमें। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे, इसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें रह जाएगा, उसको हम लोग कवर कर रहे होंगे
सामाजिक प्रभाव में जनहानि में क्या क्या हुआ, महिलाओं की बदलती भूमिका क्या क्या थी और सामाजिक असंतोष क्या क्या था। इसमें आपको सबसे पहले देखना है क्या, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध में अनुमानित रूप से बता रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, इतिहास रटने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है, इसको समझना पड़ेगा, आपको एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अनुमानित, ये कोई एक्यूरेट आंकड़ा हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना ही कोई बता पाएगा। ये एक्यूरेट आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं जल्दी नहीं निकल पाता है, बस अनुमानित रूप से बताया जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में अनुमानतः 1.5 से 2 करोड़ लोगों की क्या हुई थी, मौतें हुई थी। 1.5 से 2 करोड़ लोगों मरे थे पूरे विश्व में अनुमानित तौर पे प्रथम विश्व युद्ध में। ओके, और कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध में ये जो 1.5 से 2 करोड़ लोग मरे थे, इसमें नागरिक थे और सैनिक दोनों थे। नागरिक प्लस सैनिक दोनों लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। किसमें, प्रथम विश्व युद्ध में। तो कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध में अनुमानित तौर पर 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें नागरिक और सैनिक दोनों क्या थे, शामिल थे। तो सबसे पहले पहला टॉपिक आपको यही लिखना है, एक एक टॉपिक बता रहे हैं फिर आपको लिखवाते चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए टॉपिक किसमें, सामाजिक प्रभाव में। सामाजिक प्रभाव में पहला टॉपिक आपको लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में अनुमानित तौर पर प्रथम विश्व युद्ध में अनुमानित तौर पर प्रथम विश्व युद्ध में अनुमानित तौर पर 1.5 से 2 करोड़ प्रथम विश्व युद्ध में अनुमानित तौर पर 1.5 से 2 करोड़ प्रथम विश्व युद्ध में अनुमानित तौर पर 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। 1.5 से 2 करोड़ मौतें हुई थी, ऐसे लिखिए, 1.5 से 2 करोड़ मौतें हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में अनुमानित तौर पर 1.5 से 2 करोड़ मौतें हुई थी, जिनमें नागरिक और सैनिक दोनों शामिल थे। जिसमें नागरिक और सैनिक दोनों शामिल थे। जिसमें नागरिक और सैनिक दोनों शामिल थे। जिसमें नागरिक और सैनिक दोनों शामिल थे। यानी प्रथम विश्व युद्ध में अनुमानित तौर से 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें नागरिक और सैनिक दोनों शामिल थे। पहला टॉपिक क्लियर है, यानी ये प्रभाव है, इतनी सारी क्या हुई थी, मौतें हुई थी। इसीलिए हम आपको पहले भी बता रहे थे जस्ट अभी कि युद्ध का परिमाण, युद्ध में जीतता कोई एक है, लेकिन हार तो एक का होगा, जीतेगा भी कोई एक ही, ठीक, लेकिन नुकसान दोनों को भरना पड़ता है, जहां 1.5 से 2 करोड़ मौतें हुई। ओके, अगला इसमें टॉपिक आपको समझना है कि युद्ध ने सामाजिक संरचना को बदल दिया। युद्ध क्या किया, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसने सामाजिक संरचना को बदल दिया। कौन से संरचना को, सामाजिक संरचना को बदल दिया। अब सामाजिक संरचना क्या है, इसको आपको समझना है कि सामाजिक संरचना को कैसे बदला। प्रथम विश्व युद्ध होता यह है कि चूंकि जो पुरुष थे, लड़ने वाले जो पुरुष थे, वो कहाँ चले गए, युद्ध पर चले गए, यानी युद्ध का मोर्चा संभालने चले गए। किसका मोर्चा, युद्ध का मोर्चा। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो पुरुष जो जाति हैं, ठीक है, ये युद्ध का मोर्चा संभालने चले गए, और जो स्त्री जाति हैं, इनको क्या करना पड़ा, कारखानों में काम करना पड़ा, अपने घर का स्थिति हालत चलाने के लिए, कहीं ना कहीं पेट पालने के लिए वो युद्ध में चले गए। तो कहीं ना कहीं इनको खेती बाड़ी भी देखना पड़ा, किसको, महिलाओं को। इसीलिए महिलाओं की बदलती भूमिका के बारे में लिखा हुआ है सामाजिक प्रभाव में, कि जनहानि में, यानी अभी हमने जस्ट जनहानि देख लिया। जनहानि में हमने क्या देखा, जनहानि में देखा कि इस युद्ध का परिमाण ये हुआ कि 1.5 से 2 करोड़ लोग जनहानि में, यानी इस युद्ध में मारे गए, और कहीं ना कहीं इसमें नागरिक और सैनिक दोनों मारे गए थे। तो ये है जनहानि, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि महिलाओं की बदलती भूमिका, यानी महिलाओं की क्या भूमिका बदल रही थी। तो इस युद्ध ने पूरी सामाजिक संरचना को बदल दिया, और कहीं ना कहीं क्या क्या बदला, तो जो महिलाएं थी ये कहाँ जा रही थी, तो पुरुष तो युद्ध के मोर्चे पर चले गए, युद्ध को संभालने, युद्ध को मतलब करने के लिए, युद्ध करने के लिए चले गए, लेकिन जो महिलाएं थी ये कारखानों में गई, खेती बाड़ी करने लगी, अपना घर गृहस्थी के साथ साथ खेती बाड़ी भी संभालने लगी, जिससे महिलाओं की बदलती भूमिका को देखा गया।
आ रहा है बात समझ में? तो दूसरा पॉइंट आप लिखिए इसके बारे में। पहला पॉइंट जस्ट आपने लिख लिया कि 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखिए सामाजिक प्रभाव में, लिखिए दूसरा पॉइंट, युद्ध ने सामाजिक संरचना को बदल दिया। इस 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 युद्ध ने सामाजिक संरचना को बदल दिया, फुल स्टॉप। इसी में लिखना है, कंटिन्यू आगे, कि जब पुरुष मोर्चे पर लड़ रहे थे, जब पुरुष मोर्चे पर, मोर्चे मतलब समझ रहे हैं नहीं, बॉर्डर पर, जो भी वहां बॉर्डर हो वहां पर लड़ रहे थे, तो जब पुरुष मोर्चे पर लड़ रहे थे, जब पुरुष मोर्चे पर लड़ रहे थे, जब पुरुष मोर्चे पर लड़ रहे थे, तब महिलाओं ने, तब महिलाओं ने, तब महिलाओं ने कारखानों और खेतों में काम करने के लिए, तब महिलाओं ने कारखानों और खेतों में काम करने के लिए, तब महिलाओं ने कारखानों और खेतों में काम करने के लिए, तब महिलाओं ने कारखानों और खेतों में काम करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, अपना कदम आगे बढ़ाया, अपना कदम आगे बढ़ाया। क्लियर है? अगला पॉइंट आपको देखना है इसी में, जस्ट लास्ट प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। लास्ट प्रभाव क्या है? तो दीर्घकालीन प्रभाव था। क्या था? दीर्घकालीन प्रभाव। चौथा प्रभाव था दीर्घकालीन प्रभाव। और इसी में कहीं ना कहीं असंतोष आता है, चौथा में वो लिख लीजिएगा, रूस की बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति इसी में आता है। असामाजिक संतोष पैदा करती है, सामाजिक असंतोष जो पैदा करती है, 1917 में हुआ था। इस टॉपिक को भी आप नोट कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। और दीर्घकालीन प्रभाव, कौन सा प्रभाव? दीर्घकालीन प्रभाव। नए विचारों का उदय होता है इसमें। क्या होता है? नए विचारों का उदय। कहीं ना कहीं युद्ध समाप्त के कगार पर जब था, युद्ध समाप्ति के बाद आपको भी पता है कि जब कोई खेल खत्म हो जाता है, तो जब जीत और हार निश्चित हो जाता है, तब कहीं ना कहीं उसका लोग, ये जो नए विचार का उदय होता है, लोगों को लगता है कि अरे हम इस तरीके से खेल खेले होते तो हम जीत जाते, अगले बार से हम ये गलती नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्या होता है? नया विचार आता है। तो यही लिख रहा है इसका चौथा प्रभाव, क्या? दीर्घकालीन प्रभाव। तो आपको ये वाला टॉपिक लिख लेना है, दीर्घकालीन प्रभाव, और इसमें लिखना है नए विचारों का उदय, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं और अपने भविष्य की, और अपने भविष्य के संघर्षों की नींव, और अपने भविष्य की संघर्षों की नींव, और अपने भविष्य के संघर्षों का नींव। कहने का मतलब, जब युद्ध समाप्त होगा या कोई भी मैच समाप्त होगा, या कोई भी खेल हो, मैच हो, यानी समाप्त होगा, तो जब जीत या हार होगा, अगर आपका हार होता है तो आपको नया विचार जरूर आएगा कि अगले बार से हम ऐसे खेलेंगे तो हमारा हार नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप भविष्य के संघर्षों का नींव रखेंगे, ठीक है, कि भविष्य में हम इस हिसाब से जब संघर्ष कर रहे होंगे, अगर भविष्य में हम इसी जो अभी हम झेले हैं, अगर उसी तरीके का संघर्ष कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं जो हम गलती कर चुके हैं उस गलती को हम ना दोहराएंगे। तो कहीं ना कहीं चार प्रभाव हमने अभी जस्ट देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या प्रभाव थे। तो कीमतों में वृद्धि का प्रभाव था, आर्थिक प्रभाव था जिसमें विनाश था, कर्ज था, बदलता शक्ति और संतुलन, जिसमें हमने बात किया था सबसे पहले आर्थिक प्रभाव में, विनाश में किसके बारे में, कि इस युद्ध ने पूरे संतुलन को बदल दिया, शक्ति संतुलन को बदल दिया। और इस युद्ध में, यानी इस युद्ध से पहले जो ब्रिटेन था, इस युद्ध से पहले, प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन का आर्थिक शक्ति काफी बड़ा था, और इसी में जर्मनी के ऊपर कहीं ना कहीं युद्ध का हर्जाना लगता है, जिससे ऊपर काफी कर्ज लग जाता है, और उसका
अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाता है और इसी युद्ध से कहीं ना कहीं पूरा क्या होता है, संतुलन बदल जाता है। फिर हमने तीसरा पॉइंट देखा सामाजिक प्रभाव यानी जनहानि, जिसमें 1.5 से 2 करोड़ प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मौत होती है, जिसमें लोग यानी नागरिक और सैनिक दोनों शामिल थे। और महिलाओं की बदलती भूमिका यानी जब पूरी इस युद्ध में पुरुष मोर्चे पर लड़ने चले जाते थे तो इस युद्ध में महिलाओं जो है कारखाना और खेती बाड़ी में अपना कदम क्या करती थी, आगे बढ़ाती थी। और फिर तीसरा इसमें हमें बताया कि रूस की बोल्शेविक क्रांति असंतोष पैदा करती है, यही 1917 में। और लास्ट पॉइंट इसमें हमने लिखवाया दीर्घकालीन, जो कहीं जस्ट अभी हमने आपको बताया कि नए विचारों का क्या करता है, उदय करता है और अपने भविष्य के संघर्षों का क्या करती है, नींव रखती है। तो कहीं ना कहीं ये आज का हमारा टॉपिक था, भारत में राष्ट्रवाद का पहला टॉपिक, प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, जिसमें कितने सारे देश थे जुड़े थे, सारे चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि इस वीडियो से, इस लेक्चर से बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसको फिर से दोबारा रिपीट करके देखिएगा, और अगर कोई इसमें आपको मिस्टेक लगे या डाउट लगे या लगे कि ना ये टॉपिक गलत है तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ओके, काफ़ी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।